तो एनडीटीवी के इस एजुकेशन कॉन्क्लेव में हमने आज सुबह से ही उन तमाम विषयों पर चर्चा की है जो इस वक्त एक अहम मुद्दा है हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए। ऐसे में करिकुलम पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के। प्रोफेसर सकलानी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कॉन्क्लेव के लिए वक्त निकाला है। एनईपी को लेकर हम सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाएगा प्रोफेसर साहब। लेकिन इस वक्त आप अभिभावक को और स्टूडेंट्स को किस तरह का आश्वासन दे सकते हैं कि जो एनईपी है वो एक स्टूडेंट की बेहतरी के लिए लाया गया है? धन्यवाद मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को नमस्कार। ये बहुत रेलिवेंट प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि जो एनईपी 2020 है, सबसे पहले उसकी स्पिरिट को समझना जरूरी है। यहाँ पे अभिभावक भी हैं और शिक्षक भी हैं और बच्चे भी हैं। मगर बच्चे तीसरे नंबर पे आते हैं। मैं जब कहता हूँ तो पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और फिर टीचर की है और फिर बच्चा आता है पिक्चर में। तो अभी एनईपी 2020 ने कुछ बेसिक बातें बताई हैं और उन बेसिक बातों में आप सबसे पहले एनईपी 2020 किस तरह से बनी है, इसको अगर नहीं समझेंगे तो आप एनईपी की स्पिरिट को नहीं समझ सकते। एनईपी 2020 जो बनी है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वाइडेस्ट कंसल्टेशन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जितना कंसल्टेशन हुआ था बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके बाद का लार्जेस्ट कंसल्टेशन इसमें हुआ है। तो कंसल्टेशन वाज डन बिकॉज टू get the feedback from all what type of education is actually required, and then it came to us that the policy has come after 186 years, 185 years after Macaulay verdict. The policy was supposed to be changed. पॉलिसी को बदलना चाहिए था जब इंडिपेंडेंट हम हुए थे, नहीं बदली। कॉलोनियल जो एजुकेशन सिस्टम था वो हैंगओवर अभी भी है। और कॉलोनियल उसका क्या हॉलमार्क है? सबसे बड़ा रोट लर्निंग। लोड लर्निंग कॉलोनियल सिस्टम का पार्ट है और उसमें बाबू प्रोड्यूस करने के लिए बनाया था, जैसे आप सबको पता है। तो एनईपी 2020 उससे ड्रिफ्टेड अवे हुई है, क्योंकि जो बड़ा स्कीम ऑफ एजुकेशन था, जिसको नई बुनियादी तालीम महात्मा गांधी ने कहा था 1937 में, उसके 65% तो उसमें से इसमें एनईपी में है। तो पहली बात तो ये समझनी है, 66 पेज का डॉक्यूमेंट है, मगर एक एक शब्द उसके दो बार तीन बार पढ़ने के लायक है। मैं समझता हूँ शिक्षकों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। अब उसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बड़ी बात तो है कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के द्वारा और ट्वाई बेस्ड पेडागोजी। जी, 3 शब्द हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ट्वाई बेस्ड पेडागोजी एंड जॉयफुल लर्निंग। अल्टीमेटली जॉयफुल, जॉय इज द कीवर्ड। यस, या कीवर्ड। अब इसको कैसे किया जाए, इसके लिए रोड टर्निंग से पीछा छूटना जरूरी है, क्योंकि अभी तक क्या होता है, अभी तक भी वही माइंडसेट है कि बच्चा स्कूल में बाद में जाता है, पहले टीचर उसको लिखाना शुरू करते हैं, पेरेंट्स उसकी देखते हैं कि क्या लिख के आया है स्कूल में, क्या याद किया, उसको कोई मीनिंग पता नहीं है। अब सबसे बड़ा जो चेंज इससे आया है कि एक तो हमारा स्कूल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। देखिए, हमारा स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है, इसमें 5+3+3+4 आया है। ईसीसीई पहली बार आया है, जो कि हमारी भारतीय परंपरा में बहुत पहले से था। प्राचीन भारत में जो था वो परंपरा हमने बीच में छोड़ दी और हम जो है फॉर्मल एजुकेशन में आ गए। मतलब ईसीसी सबसे बड़ा है कि बच्चा जो है, वैसे तो 0 से 3, अब जब बच्चा गर्भ में आता है माँ के, तो माँ को ठीक रखना जरूरी है। और माँ अगर ठीक है तो बच्चे का गर्भ में स्वस्थ विकास होगा। इसके लिए हमारे पास पहले संस्कार होते थे। देखिए, वो संस्कार अब नहीं होते हैं। गर्भाधान संस्कार था, पुंसवर्ण संस्कार था, सीमंतोनयन संस्कार था, निष्क्रमण संस्कार था, और फिर उसके बाद जात कर्म संस्कार था, उसके बाद नामकरण संस्कार था। ये सारे संस्कार अब नहीं होते। ये प्राचीन समय में जो संस्कार थे इसीलिए थे कि माँ और बच्चा स्वस्थ रहे और फिर बच्चे पर, माँ पर ध्यान दिया जाए, और फिर बच्चा जब होता है तो एक बात। दूसरी बात फिर जो है, दूसरी बात आती है फिर कि अब इसमें जो फाउंडेशनल स्टेज हमारा है, अब उसमें 3 to 8 फॉर्मल स्कूलिंग शुरू हो जाता है। 3 साल में बच्चा स्कूल नहीं, मतलब बाल बाटिका में जाएगा। अभी हम केजी वगैरह बोलते हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी चेंज करना जरूरी है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अगर टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं करेंगे तो आपको वो सेंस आएगा नहीं। बाल बाटिका 1, बाल बाटिका 2, बाल बाटिका 3, ये 3 साल का ये है। उसके बाद फिर बच्चा फर्स्ट में एडमिशन लेगा 6 साल का जब होगा फॉर्मली, और उससे पहले एडमिशन उसको इस तरह से पढ़ाया नहीं जाएगा फॉर्मली।
अब उसके बाद जब स्कूल में एडमिशन लेगा तो उसके बाद 3 महीने का एक विद्या प्रवेश कार्यक्रम है। उस विद्या प्रवेश कार्यक्रम में हम ये देखते हैं कि स्कूल रेडीनेस बच्चा, सारे बच्चे आ रहे हैं, कोई बाल बाटिका से आ रहा है, कोई आंगनबाड़ी से आ रहा है, कोई अब उनका लर्निंग जो लेवल है एक जैसा है कि नहीं, उनका मेंटल डेवलपमेंट एक जैसा है कि नहीं है, उसको करने के लिए हमने विद्या प्रवेश कार्यक्रम चलाया एनसीईआरटी ने, और बहुत मैसिव उस पे चल रहा है। मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि एक विजनरी सोच रही इस बदलाव के लिए जिस पर अमल अब किया जा रहा है। तो अभी इसके आगे मैं आ रहा हूँ, इसके आगे आ रहा हूँ, आप अभी थोड़ा 2 मिनट और बोलने दीजिए तो समझ में आ जाएगा लोगों की क्या है। ये जो इस सोच के तहत हमने पंचकोश का विकास की बात की। पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश, आनंद है। और उसके लिए फिर हमने क्या लर्निंग जो नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल फाउंडेशनल स्टेज बनाया, उसमें जादुई पिटारा हमने बनाया। जादुई पिटारा में हमारे 53 आइटम्स हैं और जादुई पिटारा में कोई किताब नहीं है। उसमें एक है आनंद एक्टिविटी बुक, जिसमें बच्चा सारे 53 आइटम्स को देख करके बच्चा अपने हिसाब से कुछ करेगा, उसमें बताना कुछ नहीं है, वो अपने आप करेगा। और एक है उन्मुख, जो टीचर की ट्रेनिंग के लिए कि जादुई पिटारे को कैसे हैंडल करना है, कैसे देखना है। तो जादुई पिटारा का आप जो फॉर्मेशन है आप लोगों ने देखा होगा, उसका आउटर कवर ही आपको 2-3 दिन समझने की जरूरत है, और फिर वहाँ से बच्चा उसके साथ अपने को ग्रो करता है, इवोल्व करता है। वहाँ से बच्चे का एक्सपीरियंशियल लर्निंग शुरू होता है, वहाँ से बच्चे का टॉय बेस्ड पेडागोजी शुरू होता है, वहाँ से बच्चे का जॉयफुल लर्निंग शुरू होता है। तो ये सब चीज़ें हमने शुरू से की हैं। और उसके बाद हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको आप देखिएगा। तो आप कुछ और पूछ रही हैं या इसी प्रश्न पे आगे? इसी प्रश्न पे मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल शुरुआत से लेकर जब एक बच्चा स्कूल पास आउट करता है तमाम बदलाव की जरूरत थी और वो बदलाव आप लोगों ने किए। लेकिन जो ताज़ा एक मामला है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, हम लाइव हैं अपने नेटवर्क पर भी और यहाँ पर बैठी ऑडियंस है, तमाम सवाल जहन में है। ताज़ा मामला जो है वो क्लास 9 और 10 के R1, R2 और R3 लैंग्वेजेस, नेटिव लैंग्वेजेस को लेकर है। आप स्कूल समर वेकेशंस के लिए बंद हो चुके हैं, आप कह रहे हैं कि ये बदलाव ज़रूरी था। स्कूलों में ये तैयारी आपको क्या दिख रही है? स्कूल बंद होने से ठीक पहले सीबीएसई की तरफ से यह आदेश आ गया कि 1 जुलाई से तमाम सीबीएसई स्कूलों में R1, R2, R3 लागू कर दिया जाए। पर हम ये भी समझते हैं और यहाँ पर मौजूद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये भी जानते हैं कि कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस एक विषय के तौर पर सिखाए जा रहे थे, जिन्होंने क्लास 9 में उसे ऑप्ट किया था, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, स्पेनिश हो। ऐसे में जब आप बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या और वक्त स्कूल्स को नहीं देना चाहिए था? क्या मुश्किल में अब वो स्टूडेंट नहीं है जो ये समझकर उसने ये ऑप्ट किया था क्योंकि मेरे लिए अब ये एक लैंग्वेज है जिसमें मैं बोर्ड दूंगा, 9th में पढ़ूंगा और 10th में जाकर मैं इस पर बोर्ड दूंगा। तो इस वक्त ये बदलाव और ज़्यादा एंग्जाइटी और कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है स्कूल के सेटअप में भी और एक स्टूडेंट के लिए भी। ऐसा है कि देखिए, हम जब अपने स्कूल के दिन की याद करते हैं, हम जब कक्षा 6 में आए तो हम हिंदी मीडियम से पढ़ करके आए, अंग्रेजी पहली बार ली हमने। आज हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छे लोगों से ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए नहीं कि हमने एक से नहीं पढ़ी। मेरे बच्चे खुद बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, अच्छे टॉप के, उनकी अंग्रेजी में ठीक करता हूँ। ठीक, तो एक मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। हम किसी भी नई चीज़ को अगर हम स्ट्रेस के साथ लेंगे तो वो स्ट्रेस देगी, और किसी भी नई चीज़ को हम स्वागत करेंगे कि एक नया चांस है, अपॉर्चुनिटी है लर्न करने के, चलिए देखते हैं। संस्कृत हमने बाद में पढ़ा, हमें संस्कृत भी अच्छी तरह से आती है और 2 साल ही पढ़ा सिर्फ। अभी आप देखिए, जितने भी मल्टीलिंगुअल हैं, बड़े बड़े 14 भाषाओं के ज्ञाता हैं, उनका एक्सपीरियंस देखिए। उन लोगों ने 10-12 साल में 14 साल के होने के बाद लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया। ये प्राचीन भारत से जो लैंग्वेज का फॉर्मूला है वो इस प्रकार का है कि जितना बच्चा जल्दी लैंग्वेज को सीखना चाहेगा उतना उसके लिए सीखने के लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, उसका मेंटल जो कॉग्निशन है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो लैंग्वेज को पढ़ने के लिए कुछ अच्छा R1, R2, R3 तो बहुत साधारण भाषा है, जो प्राइमरी स्टेज की भाषा है, वहाँ से शुरू करना है। अगर एक भाषा बच्चा और उसमें से सीख लेता है तो मैं समझता हूँ कि उसको बहुत आगे पूरे देश की बात जानने का मौका मिलेगा। हम कई जगह जाते हैं, अपने को अनपढ़ महसूस करते हैं क्योंकि हम वो भाषाएं नहीं जानते।
हम अपने को डिप्राइव्ड महसूस करते हैं और फिर लगता है कि अगर हमने भी ये भाषा पढ़ी होती तो हम और ज़्यादा जान सकला ने आपका ये तर्क या रीजन सही लगता? अगर हम क्लास 6 ऑनवर्ड्स अगर ये बदलाव हुआ है, इसका स्वागत सभी कर रहे हैं, लेकिन क्लास 9th और 10th के लिए ये अनड्यू प्रेशर नहीं है क्योंकि स्कूल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो उस तरह का फैकल्टी नहीं है। आपकी बात ठीक है, इसमें कुछ समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं को मिल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी बात एनईपी ने कही है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखिए, हर चीज़ स्कूल नहीं कर सकता, हर चीज़ टीचर नहीं कर सकता। कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे मास्टर ट्रेनर्स हैं जिनको लेकर के कि हम बहुत सारी नई बातें जो कह रहे हैं उनके सपोर्ट से करनी है। स्कूल और समाज को एक साथ मिलकर के काम करना होगा। कम्युनिटी को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो एनईपी जैसी पॉलिसी कैसे लागू कर पाएंगे? अभी तक तो केवल हम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते थे। अभी पहले आप देखिए, हमारे जो ज्ञान परंपरा है वो क्या केवल स्कूल से आई है क्या? पूरे समाज में ज्ञान है और हम कह रहे हैं अब बहुत सारी यही चीज़ नहीं हुई है। टीचर को ट्रेनिंग के लिए मेंटर्स की बात की, मेंटर मेंटी की बात की गई है, इतने सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि जिसके पास फैकल्टी नहीं है तो समाज से ऐसे लोगों को जोड़े अपने स्कूल से। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास है ना। तो ये तो एक नई जिम्मेदारी आप लोग स्कूल को दे दे रहे हैं। स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज को इन्वॉल्व करना कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर स्कूल है तो उसको समाज के साथ मिलकर के चलना चाहिए। स्कूल की जिम्मेदारी यही है कि समाज के साथ। शिक्षा किसके लिए? समाज के लिए। शिक्षा किसके लिए है? अगर समाज में लोग हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनको क्यों रोकें? हम ये कह रहे हैं, सिंपल सा है, अभी विद्यांजलि कार्यक्रम है, देखिए कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसे मेंटर्स, एक वॉलंटरी जो है अपने आप लोग वॉलंटियर कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो एक्सप्लोर तो करना है ना। ठीक है, शुरू में दिक्कत हो सकती है। तो दिल्ली जैसे स्कूलों में अगर किसी फैकल्टी को ढूंढना है, तमिल जो सिखा पाए, जो गुजराती सिखा पाए, बांग्ला असमिया सिखा पाए, तो ऐसे में दिल्ली में जैसे शहर में मुश्किल नहीं होगा स्कूलों के लिए? ये परेशानी नहीं होगी? ऐसा है, ऑनलाइन कितनी सारी चीजें सीख सकता है बच्चा, कितनी सारी चीजें ऑनलाइन सीख सकता है। थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं, आपने कहा फ्रेंच स्पेनिश वो भी पढ़ना चाहिए, परंतु उसके लिए दूसरे चांसेस, जो हमारा जो हम स्किल की बात कर रहे हैं ना, स्किल में वो चीज़ आ सकती है, कम्युनिकेशन स्किल में आ सकती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा वो ना पढ़े, स्किल में पढ़ सकता है। तो समय लगेगा, मैं मानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि एकदम कोई चीज़ आती है तो दिक्कत होती है। पर हम जब बात कर रहे हैं कि हम AI रेडी हैं, हम ग्लोबली जो चैलेंजेस हैं उसके लिए तैयार हैं, तो ऐसे में जब हम नेटिव भाषा की तरफ जाते हैं, तो जब इंटरनेशनल स्टेज में जो इनोवेटर्स बनेंगे, हमारे देश के जॉब क्रिएटर्स बनेंगे, उनके लिए इस तरह मैं आपको बताता हूं, चैलेंजेस प्रोफेसर सतनानी। बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, जो डेवलप्ड नेशन है, जापान, वहाँ जापानीज है, चाइना मैंडेरिन है, फ्रेंच, फ्रांस में फ्रेंच है। मैं पूरे यूरोप गया हूँ, पूरे यूरोप में गया हूँ। इंग्लैंड को छोड़ करके इवन वेल्स में भी उन्होंने मिशन टारगेट किया है। मैं वेल्स के स्कूल में गया था, उन्होंने मिशन बनाया कि 2050 तक हम केवल वेल्स की लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे। जितना ज्ञान आपकी स्थानीय भाषाओं में, संस्कृति की भाषा, आप संस्कृति को समझ सकते, उतना अगर ग्लोबल आप बनना चाहते हैं तो लोकल को छोड़ करके ग्लोबल नहीं बन सकते। पहले हमारे पैर अपनी ज़मीन पे टिके होने चाहिए और फिर उसके बाद हम दुनिया को फतेह कर सकते। प्राचीन भारत में बताइए, प्राचीन भारत में जो हमारा ज्ञान है, आप अगर देखेंगे कि आज भी हम उतना साहित्य सृजन कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, आखिरी कालजयी ग्रंथ है रामचरितमानस। वो रामचरितमानस बताइए, हमारे लोग सुरिनाम गए, ट्रिनिडाद गए, टोबैगो गए, मॉरिशस गए, वो सब मजदूर के रूप में गए थे। आज उनके पास वो क्या लेके गए थे? तुलसीदास की रामचरितमानस का एक गुटका लेकर गए थे। उनकी पीढ़ियां, मैं नीदरलैंड गया था लेक्चर देने के लिए और मैं सुरिनामी भारतीयों से मिला। वो रामलीला मनाते हैं और होली में होली का गायन करते हैं, होली खेले अवध में रघुवीरा, होली खेले अवध में। उनकी वो पीढ़ी आज भी उससे जुड़ी हुई है। वो कौन सा ग्लोबली डेवलप्ड नहीं है? ये बात हमको अपने से निकालनी पड़ेगी कि केवल हम दूसरे की बात को समझ करके आगे बढ़ सकते। हम अपनी बात को मनवाएं लोगों से। भारत के पास अपार संसाधन है, अपार ज्ञान है, क्यों ना विश्व को उस ज्ञान से जोड़ा जाए। और जो भारत विश्व गुरु जाना जाता था पहले, वो विश्व गुरु किस लिए जाना जाता था? क्योंकि हम लोग उस समय नॉलेज हमारे पास था, नॉलेज, हमारी पावर ऑफ नॉलेज था हमारे पास, और इसलिए सोने की चिड़िया भी थी। विकसित भारत बनना है, आप दूसरे के भरोसे नहीं बन सकते। आप अपने रिसोर्सेज और संसाधनों को नहीं समझेंगे, और उसके लिए भाषाओं को समझना जरूरी है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, भाषा ज्ञान और संस्कृति का एक मैसेंजर है, एम्बेसडर है। बिना कह रहे हैं कि ये इस वक्त जरूरी है, ये बदलाव है, इसके लिए मुझे लगता है कि एनईपी ने कहा है हम लोगों को इसको, बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। थोड़ा कष्ट जरूर होगा, हम लोग सब साथ हैं। कष्ट ट्रांसलेट स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, स्पेशली 9th और 10th स्टूडेंट के लिए, उनके बेहाफ में मैं कहना चाहती हूं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए कष्ट हो रहा है क्योंकि हम कह रहे हैं कि उनके लिए कष्ट हो रहा है। अगर स्टूडेंट अपना मानसिक
वो सोच बढ़ा देंगे और सोचेंगे कि हमें करना ही है, तो स्टूडेंट के पास अपार एनर्जी है। देखिए स्टूडेंट अगर सुविधाएं और सहूलियत नहीं है, सुविधाएं मिल रही हैं, किताबें भी आ जाएंगी और ऑनलाइन मटेरियल भी है। और R3 की किताब अभी क्या है, देखिए R3 की जो किताबें हैं ना, जैसे हमने कहा SCERT की जो किताबें हैं, SCERT की जो शुरू की किताबें, जैसे संस्कृति की किताब है, देखिए 6 के स्तर पर जो संस्कृत की किताब जो 6 में शुरू करता है वो 9th में R3 में आ सकती है जिस बच्चे ने। ऐसे ही तमिल की किताब है, R3 की किताब ला करके आप जो प्राइमरी किताब है, अब इतना तो आप मानेंगे, आप सब लोग मानेंगे, बच्चे भी मानेंगे, अगर बच्चा पहली क्लास में आता है और वो कोई भाषा सीखता है और बच्चा 9वीं क्लास में उसी भाषा को सीखता है, तो क्या उसके समझ में फर्क होगा कि नहीं होगा? फर्क होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर हम छोटे बच्चे को ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल जिनसे बच्चा कोरिलेट करता है, एज अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल देते हैं, तो हम बड़े बच्चे को उसकी एज अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल दें, मगर टर्मिनोलॉजी वोकेबलरी तो वही रहेगी समझने की। तो इसलिए मेरी समझ से इस तनाव को, इस दबाव को हम खुशी से अगर कहेंगे कि एक अपॉर्चुनिटी है, तो ये तनाव और दबाव अपॉर्चुनिटी में बदलेगा और हमें वातावरण बदलना पड़ेगा। NEP को लागू करना है तो ये करना पड़ेगा और इसके फायदे आपको बाद में मिलेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ जी जी। जो अनिल बंग थे, अनिल बंग का नाम सुना होगा, वो हार्वर्ड के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था फेलोशिप के लिए, ठीक है। हार्वर्ड के लिए वो सिलेक्शन हुआ और महात्मा गांधी के पास दौड़ करके गए चिट्ठी लेकर के कि बापू मैं जो हूँ वहाँ सिलेक्ट हुआ हूँ, मेरे फेलोशिप मिल रही है। तो उन्होंने कहा वहाँ जाके क्या करोगे? कि मैं भारत के अर्थशास्त्र को समझूंगा। तो उन्होंने कहा तुम वहाँ जाकर के भारत का अर्थशास्त्र समझोगे? इतना ही बोला। अनिल बंग वापिस आए, उन्होंने पूरा वो देखा और उसको फाड़ करके फेंका चिट्ठी को, नहीं गए। और उन्होंने कितना काम किया आप सबको पता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतना ठीक है, ये सब जिम्मेदारी समाज की है और सरकार की भी है, व्यवस्थाओं की भी है। हम सब और ये व्यवस्था बनानी होगी और एक आश्वस्त करना होगा छात्रों को। बहुत हम इस बातचीत के आखिर में पहुंच गए। मेरे 2 छोटे से सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जो रैशनलाइजेशन सिलेबस का हुआ है, हर बार जब आप लोगों ने बदलाव किया है सिलेबस को, उसमें एक विवाद जुड़ा है, चाहे वो कक्षा 8वीं का हो, जिसको लेकर आप लोगों ने अपनी बात भी रखी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्रिटिक्स कहते हैं कि जिस तरह से आप 30% सिलेबस आपने खत्म कर दिया नए पुस्तकों से, नए करिकुलम से, उससे क्या डेप्थ ऑफ लर्निंग डाइल्यूट हो रही है? ऐसा है, 1 मिनट, वो तो पुरानी बात है। अभी आप नई किताबों की बात करिए ना, अब तो 9 तक नई किताबें बनाए, अब रेशनलाइजेशन का है, अब तो नई किताबें हैं, करिकुलम ही नया है। वो रेशनलाइजेशन कब हुआ था? 21 में हुआ था, जब कोविड आया था। और वो कोविड आने के बाद पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक स्पेशल रिकमेंडेशन दी कि बच्चों के लिए बड़ा कठिन समय है, आप ऐसे चैप्टर को ऐसे देखिए कि वो कंटेंट 2-2, 3-3 बार पढ़ाया जा रहा है। अब विवाद कहाँ होता है? विवाद ज़्यादा करके सोशल साइंस की किताबों में होता है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है चीज़। देखिए आपका सोचना कुछ और हो सकता है, हमें बच्चों को क्या देना है, हमारे टारगेट में बच्चे हैं, हम अक्सर बच्चों के लिए हम सोचते हैं, वो गलत बात है। बच्चों को बच्चों के लिए सोचने दीजिए और बच्चा बताएगा कि क्या नुकसान हुआ। अब आप बताइए कि किसी भी चैप्टर को 2 बार पढ़ाने की क्या जरूरत है 2 किताबों में? उस समय ये क्राइटेरिया अपनाया गया कि जो रेपिटेशन है, रिडंडेंसी है, उसको खत्म करके मिनिमम जो है कितना हम इसको स्लैश आउट कर सकते हैं वो किया गया। मगर वो तो पुरानी बात हो गई, अब तो नई किताबें बन गई हैं। उसमें कहाँ, अब हमारी नई किताबें देखिए कितनी अच्छी किताबें बनी है। आप उनका नाम देखिए, उनका कवर पेज देखिए, उनके अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग देखिए, जॉय देखिए, उनके अंदर उनकी पेडागोजी देखिए। इट इज़ ऑल वेरी वेरी होलिस्टिक। और वो किताबें, नई किताब और पुरानी किताब को आप इंडिपेंडेंटली कंपेयर करके देख लीजिए, मैच करके देख लीजिए कितना फर्क है। मैं कुछ नहीं कहूँगा कि पुरानी खराब थी, मैं नहीं कहूँगा, पुरानी भी अपने हिसाब से ठीक थी। मगर आज जो NEP आई है उस हिसाब से जो किताबें बनी है, आप उनको उस नज़र से देखिए। और अब रेशनलाइजेशन का बात तो खत्म हो गया ना, वो तो पुरानी बात हो गई, 2021 में हुआ। अब तो कक्षा 9 तक की किताबें आ गई हैं, बिल्कुल 10-11 की किताबें दिसंबर तक आनी है और अगले साल इन दिनों तक जो है जून जुलाई तक 12 की किताब भी आ जाएगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। हमारे साथ लगभग 4000 एक्सपर्ट काम कर रहे हैं किताब बनाने में और टॉप के एक्सपर्ट्स हैं। देखिए मंजुल भार्गव का नाम सुना होगा आपने, फील्ड मेडलिस्ट है मैथमेटिक्स के। अब मैथमेटिक्स देखिए, गणित मंजरी देखिए, आप गड़बड़ी हो जाती है। नहीं, जुडिशरी को लेकर एक चैप्टर आ जाता है। ऐसा है ना, देखिए 1 मिनट, ऐसा है, देखिए हर चीज के 2 पहलू होते हैं। गड़बड़ी होती है या गड़बड़ी दिखती है, 2 चीजें हैं। अब ये अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी है ना सोशल साइंस। मैं एक प्रश्न और पूछता हूँ सभी से, यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, हर आदमी इंजीनियर बनना चाहता है, तो इतिहास से क्या मतलब है भाई? इतिहास की किताब के लिए सब बेचैन हैं। जितना ज्यादा चिट्ठी इतिहास की किताब के लिए लिखी जाती हैं,
समाजशास्त्र के लिए लिखी जाती हैं उतना किसी किताब के लिए लिखी जाती है। तो हम इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं अपने समाज को, अपने इतिहास को। इतिहास के प्रति अगर इतना बड़ा प्यार है तो लेते क्यों नहीं विषय इतिहास का? जब इतिहास पढ़ेंगे तो समझेंगे ना कि क्या लिखा जा रहा है। बिल्कुल, बिना पढ़े हुए कोई भी कमेंट कर देता है। सीधे सवाल का प्रोफेसर साहब जवाब नहीं दे रहे, लेकिन आप लोगों ने खुद माना कि गड़बड़ी हुई, उसको रीलुक किया आपने जुडिशरी के चैप्टर को। देखिए ऐसा है कि गड़बड़ी, मैं ये फिर कह रहा हूं आपसे कि ये व्यू पॉइंट होता है। ओके, आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं, हम उसको गलत मान सकते हैं। समाजशास्त्र में, सामाजिक विज्ञान बदलाव हो रहा है ना, उसको रीलुक किया जा रहा है। नहीं, बदलाव तो होगा ही होगा। मतलब जब कभी एनसीईआरटी का ये प्रैक्टिस है, आज नहीं, मैं एनसीईआरटी में पहली बार 2012 में एक्सपर्ट के रूप में आया था। 417 चिट्ठियां थी, 417 लेटर्स तमिलनाडु से, उनके पहले मुख्यमंत्री से लेके आखिरी तक के, जयललिता जी तक के, एक छोटे से शब्द को हटाने के लिए 400 चिट्ठियां, 400। अब जब रिव्यू हुआ हमने वो हटाया। ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में प्रोसेस है कि जो भी गलत होता है वी एक्सेप्ट, और एक्सपर्ट को बुलाते हैं हम। भाई इतने लोग लिख रहे हैं, 4000 लोग लिख रहे हैं किताबें हैं, अब उनके व्यू पॉइंट हैं, हर चीज़ पे झगड़ा करेंगे तो लिख नहीं सकते ना। इसलिए कुछ चीज़ आ जाती है, फिर फीडबैक मिलता है, हम तो लिखते हैं। मेरे फॉरवर्ड पढ़िए किताब का, हमने लिखा है कि वी आर ऑलवेज वी इनवाइट यूर चलिए, आपने कहा कि विवाद उठा, उसको रीलुक किया और उसमें बदलाव की गुंजाइश बनी है। एक छोटा सा सवाल, इसका छोटा जवाब मैं चाहूंगी। ये विकास की प्रक्रिया है। इस मंच से इस वक्त 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के रिजल्ट आए, हालांकि आपके डोमेन से बाहर है, सीबीएसई के नतीजे हैं, लेकिन आपका व्यू पॉइंट क्या है? जिस तरह से 12वीं बोर्ड के नतीजों को लेकर अब एक नया विवाद बना हुआ है, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? किस तरह से आप स्टूडेंट को कहेंगे कि आप जेईई तो क्लियर कर पा रहे हैं, लेकिन इतने कम मार्क्स आपके बोर्ड में आ रहे हैं? इस पे सीबीएसई काम कर रही है। मैं उनके क्षेत्र में जाकर के क्यों अनावश्यक बात करूं, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय जो है उस पर आप जितने प्रश्न पूछेंगे मैं बेबाकी से जवाब दूंगा सही ढंग से। सीबीएसई कर रहा है, वो भी एक सिस्टम है। अगर कुछ हुआ है, मतलब कई चीज, हर चीज के दो पहलू होते हैं ना। नई चीज शुरू करेंगे तो कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स आती है, टीदिंग प्रॉब्लम्स आती है ना। वैसे बच्चों का भविष्य 12वीं के नतीजे हैं सर। ऐसा है मैडम, बच्चों का भविष्य ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। कभी कभी कुछ प्रयास में कहीं कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो इम्प्रूव कर दिया जाता है। अब वो सीबीएसई का मैटर है, सीबीएसई कॉम्पिटेंट है उसमें, सीबीएसई इज कॉम्पिटेंट इनफ टू रीलुक दैट, एंड दे आई एम होपफुल एंड आई नो दैट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू एड्रेस दिस इश्यू आल्सो, नो प्रॉब्लम, तो दे विल डू इट। और हम सबसे होती है चूक, क्यों जीवन में क्या किसी से चूक नहीं हुई है क्या? आप बताइए, सबसे होती है, और हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन चूक से बच्चों का भविष्य ना बिगड़े और बच्चों को किसी तरह का नुकसान ना हो, ये इस वक्त सभी की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य के लिए हम समर्पित हैं, हम सब बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित हैं, और हम बच्चों को कहना चाहते हैं कि आप एंग्जाइटी से उभरें, आप जो है जो जॉयफुल लर्निंग है उसको अपनाएं। और जब हम ऑब्सेस्ड रहते हैं ना तो बड़ी परेशानी होती है, ऑब्सेशन से बाहर निकलना चाहिए। पेरेंट्स को भी मैं एक चीज और आखिरी कहता हूं, देखिए सब पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं। हम लोगों ने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। बच्चा 5-6 साल का ट्यूशन पढ़ाने भेज देते हैं, क्यों भेजते हैं? उस बच्चे का भविष्य क्या है? सबसे पहले माँ बाप को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, बच्चे के लिए आपके पास टाइम है कि नहीं है। अगर नहीं टाइम है, मोबाइल पकड़ा दिया, कार्टून देख दिया, उसके बाद कितनी प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। तो दूसरी बात, क्या टीचर बच्चे को उस तरह से पढ़ाते हैं जैसे पहले पढ़ाते थे? बच्चे, अगर इस माँ बाप और टीचर बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और बाद में बच्चा परेशान हो रहा है, तो क्या बच्चे का भविष्य केवल इसी बात पर निर्भर करता है कि उसके एग्जाम कैसे लिए जा रहे हैं? उसको ये सामूहिक जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। इस मंच का प्रयोग इसीलिए कर रहा हूँ। ये जिम्मेदारी एनसीईआरटी की भी बनती है, जिम्मेदारी एनसीईआरटी तैयार है, एनसीईआरटी बिल्कुल तैयार है, जिम्मेदारी माँ बाप की भी है, माता पिता की, अभिभावक की है, समाज की भी है। एनसीईआरटी अपनी जिम्मेदारी के लिए हमेशा तत्पर है, हम बच्चों के साथ हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ गार्जियन के नाते कि पेरेंट्स को बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए, बराबर उनको समय देना चाहिए, और शिक्षकों को भी बच्चों से आत्मीयता से जुड़ना चाहिए, और केवल बच्चे से नहीं, बच्चे के परिवार से जुड़ना चाहिए। पहले शिक्षक बच्चों के परिवार में जाते थे और उसकी परिस्थिति समझते थे, बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों परेशान है, किसी को पता नहीं है, और बच्चे को पनिशमेंट मिल जाती है। उम्मीद करते हैं कि अभिभावक सुन रहे होंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी एनसीईआरटी और सीबीएसई की बनती है उसकी जवाबदेही भी बनती है। बहुत शुक्रिया, बेबाकी से अभी सभी सवालों का आपने जवाब दिया प्रोफेसर सकलानी, बहुत बहुत शुक्रिया।